साथियों, कल तक हम लोग जो बात कर चुके हैं वो है भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में बहुत सारी बातों को पढ़ा है। आज हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के कुछ ऐसे पहलुओं की जिसमें उनकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र की बात होगी, और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे हमारे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। जुड़े रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों नमस्कार। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे विशेषाधिकार, कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में जो कि हम लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार और जो शक्तियों का क्षेत्र है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है। इनके जो कुछ प्रमुख शक्तियां और जो अधिकार क्षेत्र हैं उनमें मुख्यतः शामिल है सुप्रीम कोर्ट के मूल या आरंभिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता, सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय अधिकारिता, चौथी चीज है सुप्रीम कोर्ट में सलाहकारी अधिकारिता, पांचवी चीज है दोस्तों अभिलेख न्यायालय की शक्तियां होना, छठवीं चीज है साथियों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का होना, और सातवीं चीज जो है वो है अन्य शक्तियां व अधिकारिताएं। साथियों, हम लोग अभी जिन विषयों पर चर्चा करना है उनमें हम सबसे पहले ये जो मैंने अभी आपको 6 या 7 चीजें बताई हैं इनके बारे में पहले डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि ये मूल अधिकारिता या फिर प्रारंभिक अधिकारिता क्या चीज है। साथियों, मूल और आरंभिक अधिकारिता जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट की संघीय शक्ति को प्रदर्शित करती है, और ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार दी गई है। मूल अधिकारिता का अर्थ ये है कि ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे लाए जाने वाले मुद्दों की चर्चा होगी, यानी कि ऐसे वाद विवाद जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकते हैं या फिर वहीं पर उनकी शुरुआत की जा सकती है, उन्हें ही हम लोग मूल अधिकार क्षेत्र या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। इसमें मूल रूप से 3 किस्म के केसेस को शामिल किया जाता है। जैसे अगर किसी राज्य और राज्य के बीच में किसी संवैधानिक पहलू को लेकर के विवाद है, वहां पर प्रारंभिक रूप से सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। अगर किसी राज्य और संघ के बीच में यानी कि हमारी केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच में संवैधानिक रूप से या विधायी रूप से किसी समस्या ने जन्म ले लिया है, तो यहाँ पर भी मूल या प्रारंभिक अधिकारिता का जो सबसे पहला केस है वो सुप्रीम कोर्ट में ही दायर करना पड़ेगा। और तीसरा मामला है यदि संघ की सरकार ही स्वयं किसी संवैधानिक पहलू से सही से मेल नहीं खा पाती है या उसको वो सही नहीं लगता है, तो वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह सकती है कि इस संविधान को हम क्या समझें, संविधान के इस हिस्से को हम किस तरीके से अपनाएं। इस तरीके की बातों को कर सकती है, और ये जो मैंने बात बताई ये मूल या आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। दूसरी जो शक्ति है उसका अर्थ होता है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता का मतलब साथियों ये होता है कि रिटें जारी करना, जो कि सिर्फ मौलिक अधिकारों के मामले में मैंने अनुच्छेद 32 में आपको बताई थी। मौलिक अधिकारों के मामले में अनुच्छेद 32 में जो रिटें जारी करने का अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। प्रारंभिक रूप से मौलिक अधिकारों को लेकर के हाई कोर्ट्स को भी ये शक्तियां दी गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेकर के ही बात कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा भी कई मसलों पर रिटें जारी कर सकता है। साथियों, अगर मैं रिटों की बात करूं तो मैंने अनुच्छेद 32 में आपको 5 किस्म की रिटें बताई थी। आप लोग उस चैप्टर को जाकर के अलग से पढ़ सकते हैं। तीसरे अधिकार क्षेत्र पर आते हैं जिसमें मैंने कहा था कि अपीलीय अधिकार की चर्चा होगी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने आप में अपीलीय अधिकार रखता है। हमारे देश के अंदर चाहे कोई क्राइम का मामला हो या कोई विधायी मामला हो या संवैधानिक पहलू हो, आप हर केस की अंतिम तह तक जाना चाहते हैं तो अपील करने का जो विशेषाधिकार है वो आप सुप्रीम कोर्ट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हमारे देश में जो सबसे अंतिम न्यायालय है
जो कि आपकी अपील को दर्ज कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। जबकि आप देखेंगे कि अमेरिका में ऐसा नहीं था। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि अमेरिका में ऐसा क्यों नहीं है। ठीक। चौथे पहलू की बात करते हैं। चौथा होता है सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता के अंतर्गत हमारा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को उसके द्वारा मांगी गई किसी सूचना में सलाह दे सकता है। यानी कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को किसी संवैधानिक विषय पर अलग से सलाह दे सकते हैं। ये हमारे जो उच्चतम न्यायालय है उसकी सलाहकारी प्रवृत्ति होती है, सलाहकारी शक्ति होती है। सलाहकारी शक्ति के बाद आते हैं अभिलेख की शक्ति। अभिलेख की शक्ति का मतलब ये होता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जितने भी ऑर्डर्स जारी कर चुका है, जितने भी आदेश पारित कर चुका है, ये सारे के सारे आदेश हमारी राज्य सरकार या संघ की सरकारों को मानने ही होंगे। क्यों? क्योंकि अभिलेखों में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के पुराने दस्तावेजों में लिखा हुआ है कि आपको ऐसा करना चाहिए, और अगर उसने कहा है तो हर किसी को वो बात माननी ही पड़ेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बात कहती है वो अपने आप में कानून या संविधान होता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे अंतिम हिस्से में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का वर्णन किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि किसी भी कानून को रीचेक करने की जो शक्ति है, जो हमारी राज्य या केंद्र सरकारें अगर किसी कानून को बनाती हैं, वो कानून क्या अपने मानदंडों पर खरा उतरा है या नहीं, क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है या नहीं, इसके लिए ज़रूरी होती है कि उस कानून की जांच की जाए। इस कानून को जांच करने की जो ताकत है देश के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में है, और इसी को हम लोग दरअसल कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां और कार्यक्षेत्र जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत गिने जाते हैं। साथियों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे पहलू की ओर, यानी कि राज्यों में मौजूद उच्च न्यायालय की बात करते हैं। किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर जो सबसे ऊपरी दर्जे का जो न्यायालय होगा उसी को उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय 1862 से कड़ी इसकी बनना शुरू हुई। उसके बाद लगभग धीरे धीरे 1950 तक देश के हर प्रांत में एक उच्च न्यायालय स्थापित हो चुका था। लेकिन फिर भी आज की तारीख में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन सिर्फ 25 उच्च न्यायालय ही मौजूद हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे न्यायालय होंगे जहां पर एक या एक से अधिक राज्यों का निर्वाह किया जा रहा होगा। ऐसे दोस्तों 3 न्यायालय हैं जहां पर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का निर्वाह किया जाता है। उच्च न्यायालय के अगर संगठन की बात करें तो उच्च न्यायालय हमारा कितने न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा, ये संविधान में नहीं लिखा है। ये दरअसल राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। राष्ट्रपति समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो न्यायाधीश होंगे उनकी संख्या को घटा या बढ़ा सकती है। किसी भी राज्य में उस राज्य के उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश तथा उसमें कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अगर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो हमने पिछले सेशन में भी की थी, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। दरअसल किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसके लिए कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया है। कॉलेजियम प्रणाली के तहत हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति तथा एक संविधान के ज्ञाता के साथ मिलकर के एक कमेटी बनाते हैं और उसमें बकायदा नामों पर चर्चा करके उनकी नियुक्ति कर देते हैं। इस फैसले में उस राज्य के राज्यपाल की सहमति होना भी काफ़ी आवश्यक माना गया है। उस राज्य के राज्यपाल की सहमति के बाद ही उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश का चुनाव किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई 2 राज्यों की न्यायपालिका के रूप में उच्च न्यायालय काम कर रहा है तो ऐसे में उन दोनों राज्यों के राज्यपालों की सहमति लेना भी अनिवार्य माना गया है। हमारे देश के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इसकी योग्यता उच्चतम न्यायालय की योग्यताओं से थोड़ा सा कम है। दरअसल होता यह है कि इनके लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, जो कि वहाँ पर भी था। दूसरी ज़रूरी बात है कि इन्होंने 10 वर्षों तक
उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो तो भी इनको जो है एलिजिबल माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधि का ज्ञाता है तो भी उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यहाँ राज्यों के उच्च न्यायालय में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को नहीं चुन सकते हैं। अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष का कार्यकाल, 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल था, तो वहीं पर हमारे राज्यों में 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यानी कि 62 वर्ष की आयु के बाद वो अपना पद त्याग कर सकते हैं। कर क्या देंगे, वो हो ही जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इनको अगर इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाना है तो कौन हटा सकेगा, तो राष्ट्रपति ने चूंकि नियुक्ति करी थी तो राष्ट्रपति ही इनको इनके पद से हटाने की शक्ति भी रखता है। लेकिन इसके अलावा जैसी महाभियोग की प्रक्रिया हमारी संसद के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर के थी, ठीक वैसी ही पावर संसद के ही पास राज्यों के जजेस को लेकर के भी होती है। यानी कि किसी भी राज्य को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है और उसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 के मत से एक प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति की मोहर लगना जरूरी होगा और इस तरीके से उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर किसी एक जज को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना है तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर एक राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी चुनने के योग्य हो सकता है। हो सकता है कि उसको किसी सुप्रीम कोर्ट का जज अंत में चुन लिया जाए। अगर किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश को या फिर किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का जज उसी टेन्योर के दौरान चुना जाता है तो वो वहाँ पर अपने पद को छोड़ करके जा सकता है। ऐसे में भी उसका पद यहाँ पर रेजिग्नेशन के जरिए खाली हो जाता है। इस तरीके से हम लोग राज्यों के न्यायाधीशों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि अगर नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है तो फिर एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा। शपथ दिलाने की पावर यहाँ पर थोड़ी अलग है और उस राज्य के राज्यपाल के पास होती है। यानी कि राज्यों के मामले में राज्यों के राज्यपाल के पास और केंद्र शासित मामलों में उपराज्यपाल के पास। ये बात यहाँ पर काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। जबकि इस राज्य के उच्च न्यायालय के मसले पर आप पा रहे हैं कि यहाँ पर इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कर रहा है लेकिन शपथ उस संबंधित राज्य का राज्यपाल दिला रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों में आप फर्क को देख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आपसे शक्तियों की बात करें तो दरअसल शक्तियाँ लगभग वैसी ही हैं जैसी कि अभी अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बताई हैं या सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का क्षेत्र का वर्णन मैंने आपको किया है। मैंने आपको सबसे पहले प्रारंभिक या मूल अधिकारिता की बात करी। ये दरअसल प्रारंभिक या मूल अधिकारिता राज्यों के पास भी होती है अगर राज्य के किसी कानून को लेकर के राज्य के अंदर सहमति ना हो। साथ ही साथ वहां पर रिट जारी करने के अधिकार भी होते हैं उच्च न्यायालयों के पास। उच्च न्यायालय के पास भी अभिलेख की इजाज़त होती है और साथ ही साथ वहां पर भी सलाहकारी अधिकारिता होती है जिसमें राज्यपाल कुछ सलाह अपने देश अपने राज्य के उच्च न्यायालय से ले सकता है। तो लगभग समान किस्म की यहाँ पर चीज़ें आपको दिखाई देगी। उच्च न्यायालय के इस पूरे हिस्से के बाद आते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालय की ओर। आइए देखते हैं। साथियों, चर्चा जब हम लोग करते हैं अधीनस्थ न्यायालय की तो यहाँ पर संविधान का जो भाग 6 है जिसमें राज्य का जिक्र है उसके अंतर्गत हमारा अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय दोनों ही संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक जिक्र किया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना
और पदोन्नति को लेकर के राज्यपाल फैसला कर सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल को उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अगर हम बात करें किसी अधीनस्थ न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की योग्यताओं की, तो कुछ योग्यताएं इस प्रकार हैं। पहली योग्यता ये है कि उन्होंने कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। दूसरी योग्यता ये ज़रूरी है कि वो राज्य या किसी केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट में सरकारी रूप से कार्यरत ना हो। और तीसरी ज़रूरी चीज़ होती है कि उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। साथियों, ये तो बात थी जिला न्यायाधीश की नियुक्तियों की। अगर हम बात करें जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये कि न सिर्फ आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना पड़ेगा, बल्कि आपको उस राज्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसे राज्य लोक सेवा आयोगों से भी परामर्श लेना पड़ेगा। क्योंकि दरअसल जो पीसीएस-जे का एग्ज़ाम होता है, उसी के तहत अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन ये सारे के सारे न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के निचले स्तर पर काम कर रहे होते हैं। साथियों, जिला न्यायाधीश की अगर हम शक्तियों की बात करें तो ये 2 किस्म से काम कर सकता है। जिला न्यायाधीश एक जिले के अंदर दीवानी मामलों का न्याय भी कर सकता है, तो वहीं फौजदारी मामलों का न्याय भी कर सकता है। जब ये दीवानी मामलों का काम कर रहा होता है तो इसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब ये फौजदारी मामलों के बारे में देखता है तब इसे हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं। अगर हम लोग जिला और सत्र न्यायालय, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर जिला न्यायाधीश काम कर रहा था, अगर उसके निचले स्तर पर आएँ, तो यहाँ पर जब बात दीवानी पक्ष की होती है तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश काम कर रहे होते हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायाधीश काम कर रहा होता है। तो वहीं पर जब हम लोग बात फौजदारी पक्ष की करते हैं तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी का दंडाधिकारी काम कर रहा होता है। प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के ऊपर के हिस्से को ही मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी कहा जाता है। अगर हम इन्हीं दोनों श्रेणियों में सबसे निचले स्तर की बात करें तो दीवानी मामलों में मुंसिफ या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कनिष्ठ सिविल जज, वो यहाँ पर मुकदमे की सुनवाई कर रहा होगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि जिला न्यायाधीश जिले के अंदर मृत्यु दंड और उम्र कैद की सज़ा तक दे सकता है, और इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। तो वहीं पर अगर इसके निचले स्तर पर जब हम लोग प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की बात करते हैं तो वो 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। और अगर हम लोग सबसे निचले स्तर की बात करें, जहां मैंने मुंसिफ की बात करी या फिर न्यायिक दंडाधिकारी की बात करी, तो वो यहाँ पर अधिकतम 3 वर्षों तक की सज़ा दे सकता है। दरअसल हर एक न्यायाधीश का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। सबसे निचले स्तर के जो न्यायाधीश हैं वो 3 साल की सज़ा दे सकते हैं। उसके उच्च स्तर के न्यायाधीश अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा दे सकते हैं, और सबसे ऊपर होता है जिला न्यायाधीश, जो कि मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा भी दे सकता है। ठीक साथियों, अब एक जो बड़ी शक्ति जो जिला न्यायाधीश के पास है वो ये भी है कि वो अलग अलग न्याय के केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के उनकी तहकीकात कर सकता है, वहाँ से रिपोर्ट ले सकता है, और ये चेक भी कर सकता है कि न्याय किस तरीके से दिया जा रहा है। साथियों, जब हम लोग बात अधीनस्थ न्यायालय की करते हैं तो लोक अदालतों की बात ना की जाए, ये आपके साथ एकदम से बेईमानी होगी। लोक अदालतों का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो आपके नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का में लिखा गया है। 39 का में एक शब्द लिखा गया है कि हमें लोगों को कम से कम अथवा फ्री न्याय यानी कि मुफ्त न्याय देना सुनिश्चित करना चाहिए। दरअसल इसी कड़ी में भारत सरकार ने जब 1987 में एक कानून बनाया तो उसे नालसा कहा गया। नालसा कानून को हम लोग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक सेवा अधिकरण। ये जो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा प्राधिकरण है,
जो अथॉरिटी है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि हर राज्य के अंदर एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी और उस राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है, वहाँ पर भी एक हाई कोर्ट लीगल कमिटी बिठाई जाएगी। ये दरअसल ये पूरा प्राधिकरण और ये जो कमिटियां हैं वो उस राज्य में, उस स्टेट के अंदर इस बात का निर्धारण करेंगी कि क्या लोगों को लोक अदालतों के जरिए सुनिश्चित और फ्री और आराम से न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। लोक अदालतों के कंसेप्ट के बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये दरअसल एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है जिसको हम लोग आज के परिवेश में अपना रहे हैं। और आज के परिवेश में बिना किसी झगड़े को कराए अगर दो पक्षों के बीच में आपसी सहमति से किसी विवाद को सुलझा दिया जाए तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और इसी तरीके से सबसे पहली बार 1982 में गुजरात के अंदर लोक अदालतों के कंसेप्ट पर काम करने की शुरुआत करी गई, जो कि काफ़ी सफल रही। जब इस प्रोजेक्ट को 1986 में काफ़ी ब्रॉड स्तर पर अपनाने की बात कही गई, तब जाकर के हमारी संसद ने इसे एक कानून बना डाला और 1987 में नालसा नाम का एक कानून हमारे सामने आ गया, जिसके ज़रिए आज की तारीख में जो लोक अदालतें हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रही होती हैं। लोक अदालत का सीधा पर्याय लोगों की अदालत से होता है, यानी कि यहाँ पर लोगों के न्याय की बात होती है। लोगों को ये मुफ्त में न्याय दिलाती है, साथ ही साथ लोगों को आसानी से न्याय दिलाती है और दो पक्षों के बीच में आपसी टकराव को ख़त्म करती है। हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो अधिक से अधिक केसों का भार है, उस भार को भी कम करने में इससे हमें काफ़ी मदद मिली है। और लोक अदालतें आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि हर मंगलवार को हम लोग पंचायती अदालतों जैसे हिस्से को भी इसी क्रम में कर रहे होते हैं। गरीबों के लिए इसमें मुफ्त में वकील दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो भी न्यायपालिका के शुल्क इत्यादि हैं वो उनको माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 39 का अनुपालन भी हो जाता है और हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भार है वो भी कम हो जाता है। अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करें तो इन सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष तक का होता है, जो कि राज्य सरकार के ऊपर निर्धारित होता है। साथ ही साथ इनकी पदोन्नति इत्यादि की प्रक्रिया राज्यपाल पर निर्भर होती है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आज की तारीख में बहुत सारे नए किस्म के कोर्ट आपके सामने आ गए हैं, जिससे न्याय को जल्दी और त्वरित रूप से दिया जा सकता है। जैसे बच्चों के लिए हमने एक अलग से कोर्ट बनाई हुई है, एक महिला अदालत अलग से हमने बनाई हुई है। साथ ही साथ जब हम लोग बात पर्यावरण की करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी हमने एक अलग से हरित अधिकरण बना रखा है। तो दोस्तों, ये एक संक्षिप्त जानकारी थी आपके लिए हमारी तरफ से, यानी कि एपीएच एकेडमी की तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लगातार जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे साथ हर रोज शाम को 9:30 बजे। चीज़ों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।